नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को आज दोपहर बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पात्र लोगों को पहला कोविड रोधी टीका लगाया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में 74 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग का मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान। ओडिशा के 7 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट। भारतीय तटरक्षक ने बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप के निकट 11 मछुआरों को बचाया। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरों में नए मेमोरी कार्ड लगाने की अनुमति दी। और अमेरिकी ओपन टेनिस में रूस के डैनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 16 अगस्त से प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित किया जा रहा है और 15 अगस्त 2022 तक प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ साझेदार के रूप में शामिल हुआ है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 9वां प्रश्न है। आजादी का अमृत महोत्सव। आज अमृत महोत्सव क्विज का 9वां प्रश्न है। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली आयरिश महिला का नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली आयरिश महिला का नाम बताएं। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक प्रतीक पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भूपेंद्र पटेल को आज नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत गांधीनगर के राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। भूपेंद्र पटेल को कल सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। उन्होंने कल शाम राज्यपाल से भेंट कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री पटेल को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे राज्य की विकास यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि भूपेंद्र रजनीकांत पटेल अहमदाबाद में मेमनगर नगर पालिका के अध्यक्ष और अहमदाबाद नगर निगम के स्थायी समिति तथा अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 59 वर्षीय श्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। वे श्री विजय रूपाणी के अनुगामी बनेंगे, जिन्होंने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। श्री पटेल 2017 में अहमदाबाद शहर की घाटलोडिया सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। श्री पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे सरकार के विकास कार्यों को आगे ले जाएंगे और उसके ऊपर रखे गए विश्वास को टूटने नहीं देंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। श्री नड्डा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्री पटेल गुजरात की विकास यात्रा को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगे तथा पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ जन कल्याण के कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से कहा है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खेल के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को प्रेरित करें और बदलाव लाने में उनकी सहायता करें। आजादी के 75 साल है और 2023 15 अगस्त तक हम इसको मनाने वाले हैं और 24 में आपको पेरिस जाना है। तो एक प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव, ये पूरा कार्यकाल आप लोग देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। इस आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकांत जिम्मा लूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं, देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कड़ी मेहनत के बल पर इन खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठा हासिल की है। इस कारण लोग उनकी बात सुनेंगे और उनके विचारों को स्वीकार करेंगे। इस तरह वे देश में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। श्री मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ अपने आवास पर एक कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया। भारत ने पैरालंपिक खेलों में 19 पदक जीतकर इतिहास रचा है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज के पहले 2 लाख स्कूली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि पहले 2 लाख छात्रों का अब 225 रुपए के भागीदारी शुल्क के बजाय क्विज के लिए मुफ्त पंजीकरण किया जा सकता है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्कूली बच्चों में फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुल्क माफ करने के संबंध में इस निर्णय की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी क्विज में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप और सिक्किम। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दिए जाने पर बधाई दी है। श्री मांडविया ने इन क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम और प्रतिबद्धता की सराहना की है। देश में 74 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने अभी तक 72 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा और अन्य अपराधों के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 लोगों को कल और 4 को शनिवार को गिरफ्तार किया गया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले महीने सीबीआई को हिंसक घटनाओं की जांच का निर्देश दिया था। सीबीआई ने राज्य में चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद हुई हत्या और जघन्य अपराधों के संबंध में 34 प्राथमिकी दर्ज की हैं। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष 2 मई को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हिंसक घटनाएं हुई थी। आरोप लगाया गया था कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं में शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। गुजरात में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को आज दोपहर बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पात्र लोगों को पहला कोविड रोधी टीका लगाया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 74 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग का मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान। ओडिशा के 7 जिलों में आज अतिवृष्टि का रेड अलर्ट। भारतीय तटरक्षक ने बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप के निकट 11 मछुआरों को बचाया। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरों में नए मेमोरी कार्ड लगाने की अनुमति दी। और अमेरिकी ओपन टेनिस में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। भारतीय तटरक्षक ने बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप के पास समुद्र में फंसी एक नौका में सवार 11 मछुआरों को बचा लिया है। कोलकाता में तटरक्षक मुख्यालय ने कहा कि मौसम में अचानक बदलाव से समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगीं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई। इस दौरान समुद्र में तटरक्षक बल के पोत को सागर द्वीप से 35 समुद्री मील दक्षिण में मछली पकड़ने की एक नौका के फंसे होने की जानकारी मिली। इसमें 11 मछुआरे सवार थे। आपात स्थिति में तटरक्षक बल ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। केंद्र ने असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कला और शिल्प को प्रोत्साहन देने के साथ ही इस समुदाय के लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 400 वन धन विकास केंद्र स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में 4.5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 90,000 और नौकरियां देगी। मुख्यमंत्री ने कल संत कबीरनगर और कुशीनगर जिलों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये हवाई अड्डा कुशीनगर जैसे प्राचीन बौद्ध तीर्थ स्थल को अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जोड़ेगा और इससे क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने संवेदनशील परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरों में नए मेमोरी कार्ड लगाने की अनुमति दे दी है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के मोहम्मद इस्लामी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के साथ तेहरान में हुई बैठक के बाद ये घोषणा की। श्री ग्रॉसी ने कहा कि बातचीत के सार्थक परिणामों को लेकर उन्हें प्रसन्नता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और विश्व को ये जानकारी और गारंटी देना आवश्यक है कि सभी चीजें व्यवस्थित हैं। मोहम्मद इस्लामी ने ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच बातचीत को किसी भी प्रकार की राजनीति के बिना पूरी तरह तकनीकी वार्ता बताया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में रूस के दूत मिखाइल उलियानोव ने बातचीत की सराहना की है और इसे तकनीक की लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बताया है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन शब्दों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर हमारे परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। धरोहर में आज संविधान सभा में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा।
आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। सर्व खर्व तारे गाहे तब क्रोध दाहु, हे भैरव शक्ति दाओ, भक्त पाने चाहू, सर्व खर्व तारे गाहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंगाल से स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक की कहानी। सन 1929 में आज ही के दिन भारत के महान सपूत जतीन्द्रनाथ दास ने 25 बरस की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जतिंदा के नाम से मशहूर इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने अनूठे अंदाज में अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी थी। जतिन दास का जन्म 1904 में 27 अक्टूबर को कलकत्ता में हुआ था। खेलने कूदने की ही उम्र में वो बंगाल में सक्रिय अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। बाद में जतिंदा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े और भगत सिंह तथा उनके साथियों के साथ काम किया। सिर्फ 17 बरस की उम्र में असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो बेहद मेधावी छात्र थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बजाय स्वयं की जिंदगी स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दी थी। उन दिनों जेलों में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार के बदतर व्यवहार ने जतिन दास को विचलित कर दिया। उनकी हालत में सुधार के लिए जतिंदा ने भूख हड़ताल करने की ठान ली। वे 63 दिनों तक लाहौर जेल में अनशन पर रहे और उन्होंने अपनी जान दे दी। युवा क्रांतिकारी के इस बलिदान का जेल अधिकारियों पर असर पड़ा। राजनीतिक बंदियों की हालत सुधारने के लिए उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा। इन क्रांतिकारियों को 14 जून सन 1929 को लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कि ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या से जुड़ा था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारियों के लिए लड़ने वाले जतिन दास को भूख हड़ताल के दौरान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, जिससे उनके फेफड़े खराब हो गए। जतिंदा का पार्थिव शरीर जब बंगाल पहुंचा तो उसे हावड़ा स्टेशन पर लेने स्वयं सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक जतिन दास के अंतिम संस्कार में 7 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने तब राष्ट्र के युवा दधीची के रूप में उनके बलिदान को याद किया था। आज ही के दिन सन 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य को भारत के क्षेत्र में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। सन 1948 तक अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हो गया था, लेकिन हैदराबाद राज्य ने न तो पाकिस्तान में और न ही भारत में शामिल होने का विकल्प चुना। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम से अनुरोध किया कि वो भारत में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। निजाम ने शुरुआत में हैदराबाद को संवैधानिक राजतंत्र के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया था। हालांकि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि उन दिनों हैदराबाद के विलय की मांग को लेकर आर्य समाज और स्वामी रामानंद तीर्थ की अगुवाई वाली स्टेट पीपुल्स कांग्रेस आंदोलनरत थी।
इस दौरान निजाम के अधीन हैदराबाद रियासत में किसानों का शोषण बढ़ रहा था। रियासत की 40% जमीन पर या तो सीधे निजाम का स्वामित्व था या उसने विशेष जागीर के रूप में कुलीनों को जमीनें दे रखी थी। सन 1940 तक निजाम और उसकी नीतियों के विरुद्ध किसानों के प्रतिरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया था और 1946 तक आते आते हालात चरम पर पहुंच गए। तेरह सितंबर 1948 की सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, करीब 4 बजे भोर में भारतीय सेना राज्य में दाखिल हुई। सेना ने सबसे पहले सोलापुर सिकंदराबाद राजमार्ग पर स्थित नाल दुर्ग किले पर कार्रवाई की। सेना लगातार आगे बढ़ती रही और 17 सितंबर 1948 की शाम 5 बजे निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इसके बाद हालात बदलते गए और निजाम को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में कई स्थानों पर अगले 3-4 दिनों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2 दिन में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र के कोयना बांध के निकट के क्षेत्रों में कल से मूसलाधार बारिश शुरू है, जिसके कारण बांध के निकट तटवर्ती इलाके के गांवों को सतर्क कर दिया गया है। सातारा जिले में महाबलेश्वर समेत कई जगह कल मूसलाधार बारिश हुई। नासिक जिले में भी 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण कई बांध बहने की स्थिति में है। राज्य के अन्य जगहों पर भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पालघर क्षेत्र के लिए 15 सितम्बर तक ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। थाने जिले के स्थानिक अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, पुणे, सातारा और कोल्हापुर जिले में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने विदर्भ क्षेत्र के जिलों के लिए भी 13 सितंबर तक अलर्ट जारी किया है। कुणाल शिंदे के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मौसम विभाग ने ओडिशा में अतिवृष्टि के कारण अगले 24 घंटे के लिए 7 जिलों में रेड अलर्ट, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 2 जिलों में मूसलाधार बारिश और अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में मध्यम से बहुत तेज वर्षा हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 15 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, गैंगटॉक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 जगहों पर हल्की या गरज के साथ बारिश हो सकती है। चंद्रिका, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या है। और इससे पहले कि समाचार पत्र लें, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने अमेरिकी ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। न्यूयॉर्क में उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। और अब समाचार पत्रों पर एक नजर डाल लेते हैं। गुजरात में भाजपा विधायक दल के नए नेता का चुनाव अखबारों की अहम खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री का ताज। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, कयास फेल, भाजपा ने गुजरात में बनाया सरप्राइज सीएम। लोक सत्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान को सुर्खी दी है। प्रगति की राह है डिजिटीकरण, बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ने में मदद करेगी प्रौद्योगिकी, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोले बिना भी बैंकिंग सेवाएं होंगी संभव। दैनिक जागरण की अहम खबर है, भारतीयों की रियल एस्टेट संपत्तियों की भी जानकारी देगा स्विट्जरलैंड। इसी माह से ये सुविधा मिलेगी। ब्यौरे में इन संपत्तियों से हुई कमाई का होगा उल्लेख। गैर लाभकारी संगठनों में योगदान की नहीं देगा जानकारी।
कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र मामले पर राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, संक्रमण के 30 दिन के भीतर हुई मौत कोरोना डेथ मानी जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी से मौत के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अमर उजाला का कहना है, 6 राज्यों की 100% आबादी को मिले टीके की पहली खुराक। हिमाचल प्रदेश के बाद दादरा, नगर हवेली, गोवा, सिक्किम, लद्दाख और लक्षद्वीप ने पाई सफलता। कोरोना से जंग शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, 11 राज्यों में 200 से कम मरीज। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच उपचाराधीन और नए मरीजों की संख्या में कमी। विशेषज्ञों की राय के हवाले से पत्र का कहना है, टीके के बाद एंटीबॉडीज बनना जरूरी नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता तय करने का ये अंतिम मापदंड नहीं है। जनसत्ता की खबर है, न्यायाधिकरणों में 31 सदस्यों की नियुक्ति। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में 8 न्यायिक और 10 तकनीकी तथा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में 6 न्यायिक और 7 लेखाकार सदस्यों को नियुक्त किया गया। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली आयरिश महिला का नाम बताएं। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8826546262। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को आज दोपहर बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पात्र लोगों को पहला कोविड रोधी टीका लगाया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 74 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग का मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान। ओडिशा के 7 जिलों में आज अतिवृष्टि का रेड अलर्ट। भारतीय तटरक्षक ने बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप के निकट 11 मछुआरों को बचाया। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरों में नए मेमोरी कार्ड लगाने की अनुमति दी। और अमेरिकी ओपन टेनिस में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।